हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन रहेगा डायरेक्टिंग के लिए। डायरेक्टिंग काफ़ी लेंथी यूनिट हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी। डायरेक्टिंग एक्चुअली इसकी जो एलिमेंट्स हैं उस पर केस स्टडी ज़्यादा आई हैं, लेकिन हम शुरू से ही करते हैं। सबसे पहले समझिए डायरेक्टिंग है क्या। मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन हमारा हो जाता है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है प्लानिंग में। हमने रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बना ली कि रिलेशनशिप स्ट्रक्चर जो है सभी वर्किंग रिलेशन अगर हम कहें अलग अलग पोस्ट के बीच में क्या रहने वाले हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कि वो वर्किंग चेन हमने क्रिएट कर ली। ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में सही लोगों को लेकर आना, काम पर लगाना, ट्रेनिंग वगैरह वो सब भी हो गया। अब बात आती है डायरेक्टिंग में। आप सोच कर देखिए क्या काम यहीं से शुरू हो जाएगा अगर हमने प्लानिंग कर ली, लोगों को ले आए और उनका काम डिसाइड हो गया। उनके बाद उनको कुछ इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ गाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ उनको एनकरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी अपना बेस्ट देने के लिए, और उनसे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। यही सारे काम जो हैं वो डायरेक्टिंग होती हैं। डायरेक्टिंग की अगर हम मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग है, डायरेक्टिंग का जो मीनिंग है वो है डायरेक्टिंग अगेन इज ए प्रोसेस ऑफ वर्ड, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये पूरी की पूरी एम्प्लॉयज़ को जो हम गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स रिजल्ट्स, को अपने रिजल्ट्स को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो वो होल प्रोसेस है ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, दैट प्रोसेस इज नॉन एज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टर से हमें फिल्म डायरेक्टर का काम याद आता है। फिल्म डायरेक्टर को देखा वो क्या कर रहा है, स्टोरी किसी और ने लिखी है, पैसा प्रोड्यूसर लगा रहा है, फाइनेंसर्स लगा रहा है, एक्टिंग कोई और कर रहा है। डायरेक्टिंग का काम यहाँ पर कितना हो गया, स्क्रिप्ट किसी ने लिखी हुई है, कैमरा, सब कुछ अलग अलग है, तो फिर ये डायरेक्टर का रोल क्या रहता है। उसका काम है उन सब चीज़ों के बीच में, एक तरीके से एफर्ट्स के बीच में वो जो कोऑर्डिनेशन बनाना है, टाइम पर जो इंस्ट्रक्शंस की, गाइडेंस की, मोटिवेशन की, कम्युनिकेशन की, कि हमें बहुत अच्छा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन बीच बीच में रखने पड़ते हैं, हमें चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, कंप्लेंट, सजेशंस भी सुननी पड़ती हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस है वो डायरेक्टिंग है। सो डायरेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, GIMC, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेशन, तो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ये पूरी प्रोसेस है ये हमारी डायरेक्टिंग हो गई। डायरेक्टिंग की फीचर बहुत सिंपल है, दो फीचर तो हमारी कॉमन आ ही जाती हैं। कौन कौन सी हैं, परवेसिव और कंटिन्यूस। देखिए इसके बाद है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। काम की शुरुआत तब होती है, अभी तक हमने प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में हमने तैयारी की थी, काम शुरू होता है डायरेक्शन से। इसीलिए मैनेजमेंट इन एक्शन इज इक्वल टू डायरेक्टिंग बोला कि मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, डायरेक्टिंग से। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, काम की शुरुआत करता है। बाय प्रॉपर गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, हम ये इंश्योर करते हैं कि काम शुरू हो जाए। जो भी काम को शुरू करने के लिए हमें नीडेड एक तरीके से क्लैरिफिकेशन देना होता है काम के बारे में, इंकरेजमेंट देनी होती है, तब तक हम अपने सबऑर्डिनेट को वो सब चीज़ें नहीं इंश्योर करेंगे तो काम नहीं शुरू होगा। तो काम की शुरुआत कराते हैं, प्रॉपर लीड करते हैं हम काम को कराने के लिए। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करेगी, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेगी। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एवरी लेवल वाली तो वही चीज़ आ गई कि परवेसिव है एक तरीके से। कॉन्टीन्यूस, लगातार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन की ज़रूरत रोज़ रहेगी, हर रोज़ चीज़ें जो हैं वो आपको वेल डायरेक्शन मैनर में लेकर जानी पड़ेगी। गाइडेंस की ज़रूरत जो है वो भी आपकी रेगुलर बेसिस पर रहने वाली है। इंस्ट्रक्शंस भी टाइम टू टाइम चाहिए, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, तो ये कॉन्टीन्यूसली है। एक बिल्कुल यूनिक फीचर है जो और किसी में नहीं है। वैसे ये दो फीचर हैं, इनिशिएट सेक्शन भी इसकी यूनिक फीचर है डायरेक्टिंग की, और ये सोच लीजिए सेट पे जब तक डायरेक्टर नहीं आ रहा तब तक काम शुरू नहीं होगा। सब कुछ आ जाए, काम शुरू कौन कराता है, डायरेक्टर। वो कहता है कि आज मुझे ये शुरू करना है, इस तरीके से करना है। वो जो कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, वो वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद है डायरेक्टिंग की जो मैं यूनिक फीचर कह रही हूँ, दैट इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग कहाँ चल रही है, इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन ऊपर वाला नीचे वाले को दे रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है।
तो हमेशा ही डायरेक्शन की जो फ्लो माना गया वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम माना गया है। तो ये चीज़ हमारी हो गई इसकी फीचर्स। उसके बाद है कि डायरेक्टिंग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा डायरेक्टिंग इज इक्वल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया डायरेक्टिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी। डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस है फर्स्ट वहीं से आती है कि ये काम की शुरुआत कराता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन से हम प्रॉपर लीडरशिप से, मोटिवेशन से, गाइडेंस से ये इंश्योर करते हैं कि काम शुरू हो जाए। तो पहली चीज़ है डायरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है कि फिल्म के सेट पर डायरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है कि उसके बिना काम शुरू नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं, उनको जब तक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंटीग्रेट नहीं करा जा रहा, जोड़ा नहीं जा रहा, सब अपना अपना काम करते रहे लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करती है डायरेक्शन। फिर है एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, उनको मोटिवेट करना कि वो अपना बेस्ट अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को दे, ये भी डायरेक्टर। तो डायरेक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा है लेकिन वो एक्टर्स को, बाकी जितने भी टेक्नीशियंस हैं उन सबको मोटिवेट कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर की होती है। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि लोग तो चेंजेस को रेजिस्ट करेंगे ही, वो रेजिस्टेंस, वो विरोध खत्म करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर लेता है। तो डायरेक्शन जो है एक काम करती है, इट मेक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक, अडेप्टेबिलिटी टू मोर चेंजेस जो है वो हमारी इम्प्रूव होती है एक अच्छी डायरेक्शन से। और लास्ट है हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बैलेंस में काम हो। एफर्ट्स जो हैं इंडिविजुअल के वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी कंट्रीब्यूट करे और ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है उनको पूरा करने में मदद करे। ये सब देखने की जिम्मेदारी डायरेक्टिंग की। तो 4 हमारी फीचर्स हो गई, इंपॉर्टेंस हमारी 5 है कि हम फिल्म सेट से याद कर रहे हैं काम की शुरुआत हुई, पहली चीज़, इसलिए डायरेक्टर ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सभी एम्प्लॉयज़ एक कॉमन डायरेक्शन में मेहनत करें, इंटीग्रेट करने की बात होगी। सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के काम, उनको दिशा देने की जिम्मेदारी डायरेक्टर उठाएगी। कोई भी बदलाव आ रहा है उस बदलाव के अकॉर्डिंगली ढल जाने के लिए तैयार डायरेक्टर करेगा। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और इंडिविजुअल भी, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी डायरेक्टिंग की। और इसके बाद है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एलिमेंट्स हमारे 2 ही फंक्शन के हैं, 5 फंक्शन में से स्टाफिंग के हैं। कौन कौन से हमने किए थे? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। इसी तरीके से एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग के हैं। तो जब भी एलिमेंट्स में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर है, लेकिन विच कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और है जिसके एलिमेंट हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में, वो है डेलीगेशन। पर वो फंक्शन नहीं है, विच फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच फंक्शन आ रहा है, तो 2 फंक्शन के कंसेप्ट पर हो सकती है, तो हो सकता है उसका आंसर डेलीगेशन में से। चलिए एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। सुपरविज़न, सुपरविज़न 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर प्लस विज़न। आपका काम को ऊपर से मॉनिटर करना, लगातार काम को मॉनिटर करना, ये देखना कि किसी तरीके की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है या नहीं, काम जैसे डिसाइडेड था वैसे किया जा रहा है कि नहीं, ये जब आप काम कर रहे हो तो ये है इसका डायरेक्टिंग का सुपरविजन फंक्शन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेगुलरली मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय सुपीरियर। टॉप टू बॉटम चलता है तो सबऑर्डिनेट थोड़ी ना रिव्यू करेगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के, सुपर जो ऊपर है वो सबऑर्डिनेट कर रहा है सुपरविजन को। उसके बाद है मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग, स्टिमुलेटिंग। जो ये प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग है, स्टिमुलेटिंग है, 1 टू गिव हिज और हर बेस्ट टू हिज परफॉर्मेंस। तो जो ये पूरी प्रोसेस है ये हमारी हो जाएगी मोटिवेशन। आप इनकरेज कर रहे हो लोगों को कि वो अपना बेस्ट दें, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, उनको वाई दे रहे हो कि उनको क्यों अच्छा काम करना चाहिए, ये सब आपका मोटिवेशन में आपको देंगे। लीडरशिप है, लीडरशिप अगेन एक प्रोसेस है गाइड करने की, सो दैट दे वर्क इन द सेम मैनर in which leader want them to do। इसको बोला इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। मेनली लीडरशिप में हम उनके बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करें, तो ये लीडरशिप हो गया। उसके बाद है कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन। ठीक है, ये हम सब कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग थॉट्स, आइडिया, ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड क्रिएटिंग सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी जो हुई, ये हमारी हुई कम्युनिकेशन। तो ये हमारे 4 एलिमेंट जो हो गए,
ये होता है कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम आगे कर रहे हैं। तो ये हमारे एलिमेंट, तो आज हमारा पहली चीज़ है 4 फीचर्स हुई, 5 हमारे इंपॉर्टेंस हुए और 4 एलिमेंट हुए। अब हम इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग से देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा रहेगा, सुपरविज़न। इसमें मोटिवेशन और कम्युनिकेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सुपरविज़न और लीडरशिप कंपेयर करके छोटे टॉपिक लेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सुपरविज़न। जैसे हमने कहा था सुपरविज़न है क्या, सुपर प्लस विज़न, ये चीज़ है। सुपर मतलब फ्रॉम अबव, विज़न मतलब टू मॉनिटर। जब हम किसी के काम को, किसी के भी क्या सुपीरियर सबऑर्डिनेट के काम को मॉनिटर कर रहा है, रेगुलरली रिव्यू कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज अ सुपरविज़न। सुपरविज़न की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी? सुपरविज़न की सबसे पहले क्यों ज़रूरत है हमें सुपरवाइज़र की? सुपरवाइजरी लेवल पर सबसे पहले सोचिए, वो डायरेक्टली पर्सन अकेला होता है जो कांटेक्ट में होता है वर्कर्स के, और अगर वो अपना काम सही तरीके से ना करे तो वर्कर की परफॉर्मेंस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर इसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए अगर हमें याद है तो हमने पढ़ा है FW टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप नाम की टेक्निक दी थी। तो उन्होंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट सुपरवाइज़र होता है वर्कर की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। देखिए एक अच्छा सुपरवाइज़र जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है। सबसे पहली चीज़ है वो रिलेशन मेंटेन करता है, अगर अच्छी तरीके से गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनकी कंप्लेंट्स को टाइम पर सॉल्व करता है, तो रिलेशनशिप जो मेंटेन करने की बात आती है वो वही करता है। वर्कर और मैनेजर के बीच में एक लिंक का काम करता है। वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशन है मैनेजर से, मैनेजर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वर्कर से, उनको टाइमली और बैलेंस तरीके से कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी भी लेता है। की रोल प्ले करता है हार्मनी में। मैनेजमेंट और वर्कर एक ही जैसी चीज़ें चल रही हैं, रिलेशन बनाना, लिंक करना और हार्मनी इस्टेब्लिश करने में वर्कर और मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र का बहुत बड़ा रोल रहेगा। सुपरवाइज़र अगर अपनी तरीके से चीज़ों को सही टाइम पर कम्युनिकेट नहीं करता है इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। परफॉर्मेंस अच्छी जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ की, ये भी इंश्योर करता है जहाँ पर गलती हो रही है उनको वहीं की वहीं सुधारा जाता है। लास्ट टाइम तक एक तरीके से कंट्रोलिंग के एफर्ट्स जो हैं हमारे कॉस्ट को कम कर देता है। जॉब की ट्रेनिंग, एक अच्छी जॉब की ट्रेनिंग वहीं पर हो जाती है अच्छे सुपरवाइज़र के मिलने पर। तो बहुत बड़ा रोल ये भी करता है कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है उसको अच्छी कर देता है एम्प्लॉइज़ की, उनके मोरल को हाई करता है और उनको उनके काम के बारे में ऑनेस्ट फीडबैक और सजेशन दे रहा होता है। तो ये हमारे हो गए सुपरविज़न के काम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर लेते हैं मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन की जो हम बात करें तो मोटिवेशन से पहले हम इस पूरे काम से पहले समझे 3 चीज़ें होती हैं, मोटिव, फिर है मोटिवेटर और एक है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिव क्या है? इंटरनल डिज़ायर टू हैव समथिंग। आपको कोई चीज़ चाहिए, ये आपका मोटिव होता है। और मोटिव कभी हम किसी के बना नहीं सकते हैं, वो सबके अपने मोटिव्स होते ही हैं। मोटिवेटर्स आर द टूल्स एंड टेक्निक दैट आर यूज्ड टू स्टिमुलेट समथिंग। किसी को कोई भी जो टूल्स एंड टेक्निक हम कर रहे हैं कि आपको बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, ये सब मोटिवेटर्स टूल्स एंड टेक्निक होते हैं जो हम किसी को इनकरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी आ जाएगी मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑल मोटिवेशनल टूल्स। हम जितने भी तरीके के टूल्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू स्टिमुलेट और इनकरेज पीपल टू गिव देयर बेस्ट, ताकि हम उनको प्रिपेयर कर सकें बेस्ट देने के लिए। ये हमारा किस में चले जाएगा? मोटिवेशन में। मोटिव इंटरनल डिज़ायर है, मोटिवेटर्स टूल्स टेक्निक है, मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो इन चीज़ों को यूज़ करती है अपने डिज़ायर टारगेट को पूरा करने के लिए। अब हम डिटेल में करते हैं मोटिवेशन वाला टॉपिक है उसमें। मोटिवेशन के टॉपिक में हमारी 4 चीज़ें हमें मेनली करनी है। पहली चीज़ है उसकी फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल जो भी टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ है फीचर्स है। फीचर्स बहुत सिंपल हैं। मोटिवेशनल के बारे में पहली फीचर है इट इज़ इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, इंटरनल डिज़ायर्स होती हैं हमारी, उन्हीं के बेसिस पर हम मोटिवेट कर रहे हैं। हम सेम मोटिवेशन स्टोरी सुना रहे हैं या किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, पता नहीं कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसके अंदर रूटीन सिस्टम है पूरा का पूरा, इंटरनल है, माइंड सेट के लेवल पर होने वाली चीज़ है।
प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन का पर्पस क्या होता है कि लोगों का बिहेवियर गोल की डायरेक्शन में सेट हो जाए। सिर्फ आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहे होते कि आपको टाइम पास करना होता है। वहाँ पर मेन पर्पस क्या है कि उस स्टोरी का सामने वाले पर वो इम्पैक्ट आए कि वो अपने गोल्स को अचीव करने पर लगे। फिर है मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर बताया है कि जब आपको एनकरेज करने के लिए रिवॉर्ड दिए गए, अवार्ड दिए गए, बोनस दी गई, प्रमोशन दी, पॉजिटिव। और जब आपको डांट लगी या धमकी दी गई कि आपको निकाल दिया जाएगा, डिमोशन का डर दिखाया गया, ट्रांसफ़र कर दी गई, वो क्या हो गई नेगेटिव। तो दोनों तरीके से मोटिवेशन जो है वो चलता है। जब हमारी फियर जो है उसको यूज़ किया जाता है हमें मोटिवेट करने के लिए तो वो नेगेटिव है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम कर रही है एक चीज़, दूसरा इंटरनल फीलिंग्स के साथ हम काम कर रहे हैं। एक ही पर्सन जो है किसी चीज़ से एक बार मोटिवेट हो सकता है, सेम मोटिवेटर उसको दोबारा मोटिवेट नहीं करता है। तो मोटिवेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सिर्फ 4 फीचर्स हैं, इंटरनल फीलिंग है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करती है, पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स फीचर है। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस की। क्या फ़ायदा होता है मोटिवेट करने का या एनकरेज करने का? सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। मोटिवेशन इसलिए दिए जाते हैं, स्कूल में कभी टीचर्स ने डांट दिया होगा, कभी शाबाशी भी दी होगी, वो सब इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो। उसके बाद नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड के अगर एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाने का काम भी मोटिवेशन से किया जा सकता है। अगर ये केस स्टडी होती है कि वहाँ पर लोग बहुत इनडिफरेंटली या बड़े नेगेटिवली काम कर रहे हैं, वो अपने काम को लेकर ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील करते हैं, तो उनके काम के अंदर रिजल्ट्स धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर जो है लोग छोड़ कर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो काम में पॉजिटिव फील नहीं करता है। तो मोटिवेशन लेबर टर्नओवर को भी कम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ वो भी कम हो जाती है। एब्सेंटिज्म टर्नओवर इसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। और एक रेजिस्टेंस जो होता है, लोग नए चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। अच्छे मोटिवेशन से हम उन रेजिस्टेंस को कि वो बदलाव को रेजिस्ट ना करें, उसका विरोध ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, ये भी इम्प्रूव। तो आप एक अच्छे मोटिवेटर हो तो आपकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? आप लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ है जो लोग अपने काम को लेकर नेगेटिव और इंडिफरेंट है, उनमें पॉजिटिव चेंज ला पाओगे। एम्प्लॉयज़ अपने काम को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये इंश्योर कर पाओगे। एब्सेंटिज्म कम कर पाओगे और रेजिस्टेंस है किसी भी तरीके का विरोध काम का, वो हम दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, कि जब भी हम काम कर रहे हैं, हमारे काम को लेकर जो भी मैस्लो ये मानकर चले कि हमारे नीड्स जो हैं हमारे बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, हमारे बिहेवियर का। हालांकि इसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारी ज़रूरतों से डिसाइड नहीं होता। आप खुद सोच के देखिए, हम लोग हमारा नीड्स से होता तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि और अपने करियर में आगे बढ़ने की, लेकिन हमारा बिहेवियर कई बार हमारी हैबिट से, सर्कमस्टांसेस से, इन सब चीज़ों से भी अफेक्ट होता है। लेकिन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में मैस्लो ने ये असम्पशंस दी और काफ़ी हद तक ये प्रूव भी हुई कि लोगों की नीड्स जो हैं उनके बिहेवियर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। उनके साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े और उन्हीं की थ्योरी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मैनेजमेंट में। देखिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो सबसे बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस लेवल पर आपको बेसिक सैलरी इतनी रखनी चाहिए कि जो भी सबसे पहला मोटिवेटर जो है फिजियोलॉजिकल, जिसकी एम्प्लॉय की ये ज़रूरतें भी पूरी नहीं हुई, उसके लिए सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि हम इतनी बेसिक पे और सैलरी उसको ज़रूर दें, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। अब उसको ये सब ज़रूरतें पूरी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, नेक्स्ट जो है वो एक ऐसी जॉब करना चाहेगा जो कि परमानेंट हो और जहाँ पर उसको सिक्योरिटी वो फील होती हो। तो पहली नीड है फिजियोलॉजिकल, फिर हम गए सेफ्टी पर। फिर हमें एक ऐसी जॉब चाहिए जो परमानेंट हो। हम एक गवर्नमेंट जॉब को क्यों प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट जॉब से? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि परमानेंट जॉब है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, आपका प्रेजेंट फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाता है। अब ये भी ठीक हो गया। तीसरी चीज़ है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। हर एक एम्प्लॉइज़ ये चाहता है वो ऐसे माहौल में काम करे जहाँ पर उसके अपने कलीग्स या बॉस के साथ
ठीक रिलेशन हो, आप ऐसे माहौल में काम करो जहाँ पर जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो सूदिंग हो और आपके अच्छे रिलेशन बने। तो ये तीसरी नीड होती हैं एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस की। लेकिन इनके बारे में आप तब सोचते हो जब आपकी बेसिक और सेफ्टी नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं। उसके बाद ये सब होती हैं लो लेवल नीड्स होती हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर आती है कि अब आपके सोच के देखिए उस एम्प्लॉय के लेवल पर जिसकी सैलरी भी अच्छी है, जॉब भी परमानेंट है और उसके फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा बन गया ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उस लेवल पर जाने के लिए उसको और ज़्यादा आपको अच्छा काम करवाना है तो क्या होना चाहिए, उसको रिकग्निशन चाहिए होती है अपने अच्छे काम के लिए। अगर आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि कहाँ वो सबसे अच्छा कर रहा है, कंपटीशन से कहाँ वो आगे निकल पा रहा है, ये नीड्स होती हैं एस्टीम नीड्स। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करती है, अवार्ड देती है, तो यहाँ ये होती हैं एस्टीम नीड्स। उसके बाद लास्ट लेवल की जहाँ पर आप वो करना चाहते हो जिसमें आपका पैशन है। आपके पास बहुत अवार्ड हो गए, आप सोच के देखो सचिन तेंदुलकर के लेवल पर या अमिताभ बच्चन के लेवल पर। आज के दिन अमिताभ बच्चन सिर्फ इसलिए तो कोई फिल्म साइन नहीं करेंगे ना कि उनको सिर्फ पैसा मिल रहा है उसके अंदर या उनको एक और अवार्ड मिल जाए। जो रोल उनके अंदर के एक्टर को और ज़्यादा चैलेंज कर पाए, वो अपने आप को और ज़्यादा प्रूव कर पाएंगे, वो अपने पैशन के लिए भी काम करेंगे, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। ये हमारी 5 लेवल की नीड्स हो गई, ये 2 टॉप लेवल की नीड्स होती हैं। और हालांकि इसकी क्रिटिसिज्म बहुत सारी हैं। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में जैसे उन्होंने ये माना कि जब तक हमारी लोअर लेवल की नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम ऊपर वाली नीड्स के बारे में नहीं सोचते। यानी कि जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी नहीं है सेटिस्फाई, वो एस्टीम के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन आज की जनरेशन तो नहीं करती ना ऐसे। हो सकता है आज हम पहले ही जॉब ऐसा करना चाहें, जैसा हमने 3 इडियट देखी कि वो इंजीनियर बनने से पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उनको लगता है कि उसमें उनका पैशन है, तो वो वहीं पर जाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सबसे पहले आ गई। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि नॉर्मल लोगों के साथ ये एक सिंक्रोनाइजेशन में ही काम कर रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाता क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मोटिवेशन की टेक्निक्स आती हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अब हम लोगों को इनकरेज करने के लिए जो मोटिवेशनल टूल्स यूज़ करते हैं वो 2 तरीके के होता है, एक तो पैसे के और एक बिना पैसे के यूज़ के। फाइनेंशियल और मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? पेज और अलाउंस। लोगों की सैलरी, वेजेस, बेसिक पे जो होती है वो उनका सबसे पहला मोटिवेटर होता है। हमें उसको फेयर और एजुकेट बनाना है। दूसरी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम है। हम एक ऐसा वेज सिस्टम बनाएं जो कि प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड हो। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होती चली जाएगी उतना ही आपका वेजेस इंक्रीज होती चली जाएगी। बोनस, सैलरी वेजेस से एक्स्ट्रा जो भी कुछ दे रहे हो उसको बोनस कहा जाता है। लोगों को अच्छा काम के लिए इंकरेज करने के लिए बोनस भी यूज़ किया जा सकता है। प्रॉफिट में हिस्सा देना, कंपनीज अगर प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा एम्प्लॉयज़ से शेयर करती हैं, ये भी एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। को पार्टनरशिप, प्रॉफिट में हिस्सा दिया कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में किसी को जितना कमाया उसका कुछ % 5% हिस्सा जो है एम्प्लॉयज़ के बीच में बांट दिया। को पार्टनरशिप है, परमानेंट रूप से आपने क्या कर दिया, उनको 5% का हिस्सेदारी बना दिया, वो हर साल आपके रहेंगे, या इसको स्टॉक ऑप्शन भी लिखते हैं। को पार्टनरशिप, कंपनीज के लेवल पर कुछ शेयर्स दे देना अपने एम्प्लॉयज़ को, या पार्टनर है तो आप अपने मैनेजर को पार्टनर बना लेते हो, ये उसमें जाएगा। और फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स आएगा कि ये भी एक बहुत मॉनेटरी बेनिफिट रहेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना कि एम्प्लॉयज़ को उनके रिटायरमेंट के बाद तक की सोशल सिक्योरिटी आप दे रहे हो लोगों के लिए, ये भी इंकरेजमेंट का एक बड़ा सोर्सेज होता है। अगेन हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो लोग इसलिए ज़्यादा ज्वाइन कर रहे होते थे, ऐसा प्राइवेट में पे, सैलरी अलाउंस वगैरह वो सब मिल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का नहीं रहेगा ही चांस। तो उसके बाद है परक्यूजिट। परक्यूजिट किस चीज़ को बोलते हैं? हमने सुना होगा कि अच्छी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी भी दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, क्लब मेंबरशिप देती हैं, हॉलीडे पैकेजेस देती हैं, ये सब परक्यूजिट होते हैं। जो भी फ्री बेनिफिट्स एक तरीके से सैलरी के एडिशन में इन काइंड एक तरीके से सैलरी के साथ साथ जो आपको कंपनी कर रही है उसको परक्यूजिट कहते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स जितने भी मिल रहे हैं तो ये परक्यूजिट में, ये हमारे सभी हो गए फाइनेंशियल। ठीक है, इसके बाद है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल यानी कि पैसा नहीं दिया है, लेकिन पैसे के सिवाय और किस किस तरीके से। देखिए, सिर्फ पैसा इंकरेज नहीं करता है लोगों को। आप अपने वर्कर्स के बारे में सोच के देखिए, कई बार तो आप उनको उनका अच्छा काम करने के लिए पैसा दे रहे हो, बोनस दे दिया, ये सब तो हो गया फाइनेंशियल। लेकिन कई बार आपकी शाबाशी या उसकी सबके सामने की गई तारीफ फाइनेंशियल से ज़्यादा अच्छा काम कर जाएगी।
यही सब आता है नॉन फाइनेंशियल में। पहली चीज़ होती है स्टेटस। हर एक पोस्ट से जुड़ी हर एक जो डेजिग्नेशन होता है उसकी पोस्ट की अपनी कुछ रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है। जैसे कि एक कॉल सेंटर में काम करने वाले पर्सन की भी हो सकता है आर्मी के कैप्टन के बराबर की सैलरी हो, लेकिन फिर भी जो कैप्टन के साथ लगा हुआ स्टेटस है वो कहीं नहीं है ना। डीसी के बराबर की बहुत सारी एमएनसीज जो है सैलरी दे रही हैं, लेकिन डीसी का जो स्टेटस है वो बाकी प्राइवेट जॉब्स का तो नहीं आएगा ना। तो स्टेटस आपका वही है, जॉब के साथ जुड़ी हुई जो आपकी रेपुटेशन है उसकी बात यहाँ पर आती है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है क्लाइमेट, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को दिखाता है कि वैसे कैसे कंपटीशन से अलग है, उसकी यूनिकनेस दिखाई देती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी फ्रीडम देता है, कितनी ऑटोनॉमी डिसीजन लेने की पावर देता है, क्या कुछ उनका अवार्ड सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कि गूगल में लोग क्यों काम करना चाहते हैं, एफबी में क्यों करना चाहते हैं, इंडिया की बात करें तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, क्यों ये बेस्ट प्लेस टू वर्क में आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को डाल सारा क्रेडिट जाता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आज बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए भी काम करना चाहते हो, पैसे के लिए नहीं कि वहाँ पर एडवांसमेंट करने के, प्रमोट होने की, हायर लेवल पर जाने के लिए बहुत स्कोप होता है। जॉब इनरिचमेंट, जब आपके काम में चैलेंजेस इंप्रूव कर दिए जाएँ वो होता है जॉब इनरिचमेंट। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ को अवार्ड देना, उनके काम के लिए सर्टिफिकेशन देना, उन एम्प्लॉयज़ ऑफ द वीक वगैरह इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर आना कि एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी, जॉब जो है सैलरी नहीं चेंज करो, आप सिर्फ उनकी टेम्परेरी जॉब को परमानेंट कर दो, ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल में आएगा। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है आपकी एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन में यही होगा कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। और लास्ट है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को, उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी काम की इम्पोर्टेंस को ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा देना, ये होगा हमारा एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं लीडरशिप। अब हम कर रहे हैं डायरेक्टिंग की, आगे का पार्ट कर रहे हैं। डायरेक्टिंग की हमारी दो कंसेप्ट हो चुकी है। डायरेक्टिंग के अंदर हमने कर लिया है सुपरविजन हो गया और मोटिवेशन हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स कह लीजिए, वो कौन कौन से हैं। पहला है लीडरशिप और फिर हमने करना है कम्युनिकेशन। तो अब बात करते हैं लीडरशिप क्या है। देखिए, डायरेक्टिंग की को डिफाइन जब हम कर रहे हैं तो हमने कहा डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसमें एक पार्ट आता है कि गाइड करने वाली बात है, वही लीडरशिप है। लीडरशिप की एक पूरी की पूरी प्रोसेस को आप किसी भी लीडर का एग्जाम्पल ले लीजिए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज के रतन टाटा का एग्जाम्पल ले लीजिए, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल लीजिए, ये लीडर भी है मैनेजर होने के साथ साथ। तो ये लीडरशिप क्या है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। बिहेवियर पर इफेक्ट आता है लीडरशिप का, और बिहेवियर पर नहीं आ रहा है ना तो वो लीडरशिप नहीं होती है। तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर सो दैट एम्प्लॉयज जो है स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए लोग अपनी मेहनत से उस पर काम करें। इस तरीके से हमें लोगों के बिहेवियर में जो चेंज लाना है उसी की प्रोसेस को लीडरशिप बोला जाए। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल सो दैट दे वर्क इन राइट डायरेक्शन, कि वो अपनी मेहनत को जो है सही डायरेक्शन में लगा। यही हमारी लीडरशिप होती है कि वो विलिंगली भी कर रहे हैं और एंथुसियास्टिकली भी कर रहे हैं टुवर्ड अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप गोल्स। यही चीज़ हमारी हुई लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में सिलेबस में बहुत कम रह गया। पहले क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप भी थी, अब वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फीचर्स भी नहीं है। लीडरशिप का सिर्फ एक ही टॉपिक है, मेनली स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और ज़्यादातर केस स्टडी भी इसी पर आई है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या क्या है? देखिए, 3 तरीके के लीडर रहेंगे। लीडरशिप के स्टाइल में सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव, सबसे पहला है, फिर है डेमोक्रेटिक और तीसरा है लेजिस्लेटिव। ऑटोक्रेटिक जो है उसको मान लीजिए आप एक हिटलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप मान लीजिए। एक ऐसा लीडर जो ये मानकर चलता है कि उसके सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ जो भी वो कह रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। दे आर जस्ट टू ओबे द ऑर्डर विच आर गोइंग टू बी टेकन बाय लीडर। तो जो भी लीडर कह रहा है बस उनको वो फॉलो करना है। एक बात, ज़्यादातर वो वन वे कम्युनिकेशन प्रेफर कर रहा है, खुद ही आदेश दे रहा है, उनकी कंप्लेन या सजेशन जो है नहीं इनवाइट कर रहा है।
तीसरी चीज इसकी एक अच्छाई भी है, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है और जहाँ पर हमें काम थोड़ा फास्ट करना होता है, हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी स्किल का, नॉलेज का या डिसीजन लेने की पावर उतनी भी अच्छी नहीं होती, वहाँ पर ये मेथड भी काम कर जाता है। तो ये तो होता है ऑटोक्रेटिक, जहाँ पर जो हमारी मैनेजमेंट जो टॉप लेवल है वो अपने डिसीजन जो है, या मैनेजर हम अगर कह लें, सुपीरियर भी आप इसकी जगह पर लिख सकते हो, जो भी हमारा सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डर दे रहा है और वो इससे ये उम्मीद कर रहा है कि वो उसको बस ओबे करे जैसे भी वो कहे गए हैं। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम है, कम्युनिकेशन जो है वन वे है, ठीक है। और जहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट अनस्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं वाली जॉब नहीं है, अनएजुकेटेड वाली बात आ जाती है, या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, उस केस में, और जहाँ फास्ट डिसीजन लेना जरूरी है, वहाँ पर चलता है ऑटोक्रेटिक, तानाशाही वाली बात होती है। लेकिन हम इसको गलत नहीं कहते हैं, मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ गलत है ही नहीं, सिर्फ उसको उसकी सही जगह पर होना चाहिए, हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस तो रहेगी। तो ऑटोक्रेटिक साइड ऑफ लीडरशिप यहाँ रहा कि जहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके ऑर्डर्स को ऑबे करे, किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग राइट्स जो हैं वो उसको नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर है कि इस तरीके का कम्युनिकेशन भी वन वे चल रहा है, ये हमारा हो गया ऑटोक्रेटिक। अब चल रहा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के अंदर जो हमारा सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट जो है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो है, सबऑर्डिनेट जो है वो उनसे कंसल्ट करता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। वो बिल्कुल आइसोलेशन में कुछ भी डिसाइड नहीं कर लेता है और ना ही वो ये मानकर चल रहा है कि उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, वो उनके ऊपर भरोसा कर रहा है। यहाँ पर अगर एक कॉमन चीज ले ऑटोक्रेटिक, दोनों जगह डिसीजन लेने वाली बात जो होगी, डिसीजन मेकिंग काम कर रही है सुपीरियर की, सुपीरियर लेवल पर, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है विद कंसल्टेशन, जबकि यहां चल रहा है विदाउट कंसल्टेशन, वो उनसे कंसल्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, एक तो ये हो गया कि घर में जो भी कुछ मम्मी को बनाना है बस बना दिया और अब आपको खाना ही है, ये स्टाइल हमारा होता है ऑटोक्रेटिक, किसी से कुछ पूछा नहीं, बस बना दिया और अब आपको यही खाना है, आप कुछ बोल जाते हो तो उनको गुस्सा आ रहा है, ऑटोक्रेटिक। अब एक है कि उनको बनाना अपनी मर्जी का है, लेकिन वो सबसे पूछ लेते हैं कि क्या बनाना है, चाहे वो माने ना माने, इस चीज़ को रहने देते हैं। ये जो चीज़ हो गई, ये हो गई डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। और तीसरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहाँ पर जो हमारा मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट की एक टीम बनाना है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो उनकी एक टीम बना दी और वो आपस में ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हर तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा सुपीरियर है वो डे टू डे बेस जो डिसीजन मेकिंग है उसका पार्टिसिपेट बनता ही नहीं है जब तक कि ऐसा करना एब्सोल्युटली असेंशियल क्यों ना हो जाए, तो तब तक वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, फ्री रीन है, पूरी तरीके से लेजर है। ग्रुप ऑफ मेंबर टेक देयर डिसीजन बाय देयर सेल्फ, खुद अपने डिसीजन जो है वो खुद ले रहे हैं, सुपीरियर सिर्फ उनके सपोर्ट सिस्टम की तौर पर काम करता है कि कहीं पर भी उनको ज़रूरत होती है तो वो काम कर रहा है वहाँ पर। ये जो हमारा है मॉडर्न स्टाइल ऑफ लीडरशिप जिसको कह सकते हो, आज के टाइम पर हम गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप का यही मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्री रीन, या हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्री रीन हो गया हमारा, या इसको लेजर स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहते हैं। तो तीन तरीके की लीडरशिप होती है जहाँ पर भी आप देखोगे कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज की कंसल्टेंट्स के साथ ही कोई डिसीजन मेक कर रही हैं, वो हमारा डिसीजन कौन सा चला जाएगा, डेमोक्रेटिक। जहाँ पर मैनेजमेंट ओबे करने के लिए कह रही है सिंपली डिसीजन लेने के बाद, वो चले जाएगा हमारा सबसे पहला ऑटोक्रेटिक। और तीसरी चीज़ होती है जहाँ पर डिसीजन लेने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, टोटल फ्रीडम दी जा रही है उनको, और इवन मैनेजमेंट उनका सपोर्ट कर रही है सिर्फ, ये हमारा जो सिस्टम हो गया, ये हमारा हो गया लेजर। अभी सिलेबस में लीडरशिप केवल इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट शुरू करना है, वो हमारा है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन। अब
अब कम्युनिकेशन के बारे में दो मेन चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते होता है कम्युनिकेशन का। फिर भी जो पहले टॉपिक है वो भी कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या रहेगा, उसके पहले एक बार खड़े होके फिर स्टार्ट करो। आप एकदम से आते हो सीधा स्टार्ट कर देते हो। अरे उसी का हिस्सा है ना, उसी का हिस्सा तो ऐसे चलेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर से बोल दो, एक 30 कर दो। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट हम कर रहे हैं, हमने सुपरविजन किया, मोटिवेशन किया, लीडरशिप, और अब हम डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट कर रहे हैं, वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि कम्युनिकेशन में कम्युनिटी वर्ड जो है वो आता कहाँ से है? ये आता है लैटिन वर्ड कम्युनिस से है, जिसका मतलब कॉमन, और यही चीज़ कम्युनिकेशन की मेन चीज़ है, कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। यही हम कम्युनिकेशन में कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे तो कम्युनिकेशन एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ की है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? आइडिया, थॉट्स, ओपिनियन, या हम यूं भी कह सकते हैं, और इंफॉर्मेशन इकट्ठाई होती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये हमारा मेन चीज आएगी, एंड क्रिएटिंग सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अगर ये नहीं हो पाता ना, सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाती, तो कम्युनिकेशन है ही। कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं प्रोसेस के। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइडिया और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब हम कम्युनिकेट अगर कर रहे हैं, आपको मेरी बात सुन रही है लेकिन समझ नहीं आ रही है, या वो समझ नहीं आ रही है जो हम समझाना चाह रहे हैं, फिर तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइडिया, थॉट्स, ओपिनियन, और इन्फॉर्मेशन एक वर्ड लिख सकते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड क्रिएटिंग सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक से दूसरे तक, वन टू अनदर। तो हम इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, और सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉमन। जब ये कॉमन समझ पैदा हो जाए तो कॉमन समझ पैदा करने का नाम ही कम्युनिकेशन है। अब वो कॉमन समझ पैदा करने के लिए कई बार आपको बहुत बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, तभी भी नहीं आ रही, कई बार एक इशारे से आप चीज़ें समझ जाते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ये बोला ही नहीं कि लेक्चर देना कम्युनिकेशन है, कोई चीज़ सिर्फ इशारे भर से काफ़ी समझ में आ रही है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन जो है, इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स वर्ड देखिए कहाँ कहाँ आया है, एक बार जल्दी से जल्दी रिवाइज करें। एलिमेंट्स वर्ड जो है, एक तो आता है आपके ऑर्गेनाइजिंग में, हम डेलीगेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर आया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद एलिमेंट आए हमारे स्टाफिंग में है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। अब यहाँ पर है एलिमेंट में पढ़ रही हूँ, एलिमेंट्स डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन से हुए? मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कह लीजिए, या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कह लीजिए। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस में फर्स्ट एलिमेंट होता है सेंडर। आप अपने से लगाइए, आप लोगों ने मैसेज भेजे होंगे किसी को कोई बात कहने के लिए, ठीक है, वहीं से कम्युनिकेशन समझिए। सबसे पहला एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेंडर। सेंडर इज वन हु हैज समथिंग टू से, जिसके पास कुछ है शेयर करने के लिए, कहने के लिए। उसके बाद वट एवर ही हैज टू कम्युनिकेट, दैट इज नोन एज मैसेज। सेंडर अलग है और मैसेज अलग है। द कंटेंट ही वांट टू, ठीक है, ट्रांसफर, वो चीज़ हो गई मैसेज। अब इसके बाद है इनकोडिंग, द वर्ड्स सिंबल, जो भी वर्ड्स हैं, सिंबल है, वो चूज करता है अपने आइडिया को ट्रांसमिट करने के लिए। सो कन्वर्टिंग योर मैसेज इनटू वर्ड्स एंड सिंबल, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनकोडिंग। अब मैं आपको अपनी बात कहने के लिए जो भाषा यूज कर रही हूँ, जिन वर्ड्स को चूज कर रही हूँ, ये सब क्या है, मेरी बात को मैं इनकोड कर रही हूँ। सो इनकोडिंग। उसके बाद है मीडिया, वो चैनल जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है ट्रैवल करेगा। उसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग इनकोडिंग से उलट होता है। यूँ सोच लीजिए, आपने मैसेज जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी थी, आपने अपनी बात कह रही थी, जो आप मैसेज टाइप कर रहे हो ना, यू आर इनकोडिंग, आप इनकोड कर रहे हो कि क्या कहना है। उसके बाद जब आप मैसेज पढ़ रहे हो, कि आपने कोई स्माइली भेजी
आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया उस स्माइली के तरीके से, दैट इज इनकोडिंग। अब उस स्माइली को कोई किसी दूसरे मतलब में भी समझ सकता है या उसी में भी, जो भी मतलब उसने निकाला ये हुआ डिकोडिंग। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद आता है रिसीवर, जिसको हम टारगेट कर रहे थे अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए या चीज़ें सेम लेवल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, रिसीवर। और फिर आता है हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर फीडबैक। आपके एग्जाम भी कहीं ना कहीं फीडबैक है कि जो कम्युनिकेशन, जो क्लास टेस्ट चलते हैं वो तो बिल्कुल फीडबैक है कि जो टीचर कहना चाह रहे हैं वो अपनी बात पूरी आपको समझा पाए कि नहीं समझा पाए। आपका जो नोट्स लेना है ये भी एक फीडबैक है कि हमें जो चीज़ समझ में आई, जो समझाने वाला था उसने जैसे समझाया वैसे ही समझाया कि नहीं, उन्हीं को चेक करते हैं ना। फीडबैक ये इंश्योर करने के लिए कि कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेम लेवल पर जा भी रही है या नहीं। तो ये हमारा हो गया फीडबैक। इसमें एक चीज़ आती है नॉइज़, जो कि हमारी इस पूरे कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकती है। नॉइज़ क्या होती है? मतलब इंटरप्शन फ़ोन के कनेक्शन में आ जाए, ये भी नॉइज़ हो सकती है। जब हम बात कर रहे हैं बाहर से किसी शोर की आवाज़ आई, ये भी नॉइज़ जो है उसका काम करेगी। किसी भी तरीके की नॉइज़ जो है वो क्या करेगी, हमारे कम्युनिकेशन को ख़राब कर देगी कहीं ना कहीं। तो ये हमारा नॉइज़ हो गया कि जहाँ पर हम मैसेज को इनकोड कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, वहाँ पर या मीडिया जो है उसके अंदर आ गई, किसी भी तरीके के आपने फॉल्टी सिंबल्स यूज़ कर लिए, ये सब आपका आएगा नॉइज़ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक एग्जांपल से लेते हैं। आपने अपने स्कूल टीचर से कोई बात करी है, स्कूल टीचर को आपने किसी चीज़ की कंप्लेन करी है, किसी स्टूडेंट की करी है या किसी और जो भी आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्लैरिकल हो गए, ठीक है, वहाँ पर से या कोई पीओन वगैरह है उसकी कंप्लेन आपने करी है। ये जो आपने अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास इंचार्ज को इन्फॉर्म किया, ये कम्युनिकेशन हुआ फॉर्मल। उन्होंने आगे जाकर मैनेजमेंट में या पहले प्रिंसिपल को बोला, उन्होंने मैनेजमेंट में ये बात की। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये तो है फॉर्मल। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के अंदर हम ऑफिशियल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन जो लाइन ऑफ अथॉरिटीज है उसको फॉलो कर रहे हैं, ये है फॉर्मल। और एक है इनफॉर्मल। आप मान लीजिए कि कुछ भी आपके साथ क्लास में कुछ गलत हुआ, किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, उसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उस बात को टीचर को नहीं कहते, आप घर पे जाकर बता रहे हो। और मैनेजमेंट में कोई आपके पापा की बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने वैसे ही उनके सामने जिक्र कर दिया। अब ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, ये ऑफिशियल चार्ट से बाहर चलना शुरू हो गया, जहाँ पर वो फ्रेंड सर्कल की वजह से वहाँ तक बातें रख रहे हैं, डायरेक्टली मैनेजमेंट तक बात पहुँच रही है, कोई ऑफिशियल चार्ट फॉलो नहीं हुआ। ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट बहुत सारी, जैसे आता है कि अभी फिर से लॉकडाउन होगा, अभी लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो ये चल रहा है कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग अपने आप से अज़म्म कर रहे हैं ये होगा ये होगा, ये सब आ रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब गवर्नमेंट से क्लियरली पब्लिक के लिए कोई पब्लिक रिलीज आ जाएगी, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सिंपल इतना ही है, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चार्ट, इट इज़ मोर रिलायबल। ये ज़्यादा रिलायबल तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़ है, इसमें अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर सकती है कि मेरी गलती किसकी हुई है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है इसकी मेरिट तो क्या है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, लेकिन इसकी डिमेरिट ये है, इसमें र्यूमर्स भी हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी, अगर मेरे से पूछे कि मैंने ये चीज़ कहाँ से सुनी, आप यहाँ कहोगे मैंने उससे सुनी, उससे सुनी, इसकी कोई सोर्सेज हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। र्यूमर्स बहुत फैलेंगे, लेकिन हाँ फास्ट काम करता है। नॉर्मली ये इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल रहेंगी, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे हुए कम्युनिकेशन के पहले 3 टॉपिक, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरीके का कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा माना गया है। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो आप क्लास के बच्चों से या आपस में कुछ भी बात कर रहे हो, चाहे वो कोई टीचर्स हो सकती हैं, तुम्हारी दूसरी क्लास में फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने के बाद उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। वो हमारी सोशल नीड्स को सोशल नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो दोनों में से हम ये नहीं कहते कि ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बन सकता है। तो ये हमारा हो गया एक टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक हम कम्युनिकेशन का कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो अब है नेक्स्ट है, ये हो गई सिमेंटिक बैरियर, जहाँ पर हमने अपने मैसेज की फ्रेम में ही गलती कर दी। नॉर्मली ये किस लेवल पर होती है? ये होती है मैसेज के सेंडर के लेवल पर। इसमें रिसीव करने वाले की कितनी ही गलती हम कह सकते हैं, उसकी भाषा में नहीं हुए, उसको जो समझ में आना है वे शब्द यूज़ नहीं करे गए, बात पूरी बताई ही नहीं गई, तो इसमें हम रिसीवर के पार्ट पे गलती कम मानते हैं। तो इस तरीके की बैरियर्स ना हो। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हमें अपने कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है। जितना हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते चले जाएगा, वहाँ पर हम समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन करने का कोई फ़ायदा भी हुआ। तो अब इसमें है सबसे पहली गलती जो है वो हमारी है सिमेंटिक बैरियर। उसके बाद दूसरी बैरियर हम कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल है, ऐसा तो हमारे साथ सबके साथ हुआ होगा, हम कहीं पर प्रेजेंट है, बातें बोली जा रही हैं, भाषा भी हमें समझ में आ रही है, बात भी समझ में आ रही है, स्टिल हम उन चीज़ों के वो मतलब नहीं निकाल पाते जो हमसे उम्मीद करी जाती है कि हमें समझ में आ जाए। उसकी रीज़न क्या होती है? एक तो है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है जब इंफॉर्मेशन पूरी कम्युनिकेट होने से पहले हम उस चीज़ से मतलब निकाल लेते हैं, यह है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। 90% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। हमें लग रहा है कि ये होगा और इंसिडेंट पूरा अपने आप को अनकवर करे, इससे पहले ही हम उसके बारे में एस्टिमेट लगा लेते हैं जो गलत जाता है। तो हम इंफॉर्मेशन को पूरा खुलने ही नहीं देते हैं और उनके अंदाजे लगाते हैं। बीइंग स्टूडेंट्स कई बार होता है हम क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते ही नहीं हैं, ओवर एक्साइटमेंट इसका मेन रीज़न होता है, और हमने वो क्वेश्चंस बहुत बार कर रखे होते हैं, हमें लगा कि फिर वही चीज़ें आ रही हैं, ये तो हमें अच्छे तरीके से आता है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन सिंपल इतनी सी चीज़ है कि हम क्वेश्चंस को पूरा पढ़े बिना, सिचुएशन को पूरा समझे बिना और उसके बारे में रिएक्शन अपना दे देते हैं। तो रिएक्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग होल इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉन एज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कितनी बार होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आए, फिर बोलता है कि नहीं इसमें ये नहीं, ये आना चाहिए था। अगर कैसे वहाँ पर वो कोई एक स्पेसिफिक वर्ड बताता है, ये बताता है इसमें ये भी तो दिया हुआ था, आप कह रहे हो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये पार्ट तो मैंने तो ऊपर से पढ़कर ये आंसर कर दिया। ये चीज़ जो कहाँ गई? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। आपने इन्फॉर्मेशन पूरी लिए बिना ही अपना रिएक्शन दे दिया। फिर है लैक ऑफ अटेंशन, हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम वहाँ पर बात सुन रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन हम मेंटली या साइकोलॉजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से देखिए बैरियर्स हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। मैसेज की फ्रेमिंग में कोई गलती नहीं है, यहाँ पर हमारा सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रहा, उसकी मेन दिक्कत है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। आपका ध्यान ही नहीं है, भाषा समझ में आ रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं आपके घर पे किसी से लड़ाई हुई हो या आपका कहीं और ध्यान हो। डिस्ट्रैक्शन हज़ारों तरीके के हैं, लेकिन आप वो बात सुनने के बाद भी समझ नहीं पाओगे। लैक ऑफ अटेंशंस, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशंस। इन्फॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो बहुत बार अपना मीनिंग खो देती हैं। कुछ लोगों को याद नहीं रहती है, उन्होंने सुन ली, समझ आ गई, लेकिन उनको कहा कि नेक्स्ट जो है पार्ट पे ये कन्वे कर देना, लेकिन उसको फिर याद नहीं रही। अब क्या हुआ? सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुआ, पर्पस तो पूरा हुआ नहीं। और फिर आती है आपकी डिस्ट्रस्ट की बात। अगर आप सामने वाले पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो कि जो वो कह रहा है वो सच भी है या नहीं है, तो वो कितनी भी बात आप सुन लीजिए, आप उनका सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते नहीं देखोगे। ये होता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट एक बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको कोई एक स्टूडेंट है जो कहता है कि हाँ पेपर में ये आएगा, और आपको पता है कि ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहता है। क्या पता उसकी बात सही हो, उसको कुछ पता ही हो, लेकिन हमने करा नहीं, फिर वो याद भी जाता है। अब ऐसा नहीं है जब उसने वो बात कही थी, हमें भाषा नहीं समझ में आई, बात सारी ठीक थी, लेकिन हमने क्यों नहीं अपना रिएक्शन वहाँ से दिया जैसा होना चाहिए था, क्योंकि हमें भरोसा नहीं था अगले की इन्फॉर्मेशन पर। तो ये हो गई डिस्ट्रस्ट। तो ये हमारी 4 जो है ये हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान ही नहीं है, ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह जाते समय इन्फॉर्मेशन डिस्पर्स हो जाती हैं, और डिस्ट्रस्ट है, आप भरोसा नहीं कर पाते हो, इसलिए भी बातें नहीं समझ में आती हैं। फिर एक इसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज है, उनका स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से अराइज हुई है। इसमें हम ये नहीं कह सकते सेंडर की तरफ है, रिसीवर की तरफ है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट हैं वहाँ क्या क्या हो सकती है? देखिए ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल या एक्सटर्नल कोई पॉलिसी हो सकती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा सब बिल्कुल इंग्लिश में होना होगा। तो अब क्या होगा, इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है वो बात करना ही छोड़ देते हैं।
किसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। इसी तरीके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं कि जो कम्युनिकेशन होगा रिटर्न में होना चाहिए, इस मैनर में होना चाहिए, इसको सीसी कॉपी जानी चाहिए, और ये सब अगर जितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनते चले जाएंगे, कई बार वो भी कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो में इंटरप्शन पैदा करते हैं। उसके बाद होती है स्टेटस की बात आती है। यहाँ पर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेटस होता है वो भी कई बार एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के अंदर जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करता है, और वहाँ पर वो उस स्टेटस की वजह से कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये जाएंगी इसके अंदर। स्टेटस है वो भी कम्युनिकेशन का रीज़न बन सकता है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जितना हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़्यादा लेंथी होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, बहुत सारे लेवल तक हमें ऊपर, हम अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं कम्युनिकेट करते? क्यों हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये बात किससे कहनी है? एमसी से कहें, अपने एरिया के एमएलए से कहें, एमपी से कहें, ठीक है, सीएम सुनेगा, पीएम सुनेगा, या कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री का रोल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स हो जाती है स्ट्रक्चर, उतना ही कम्युनिकेशन जो है दबाव में आता है। और फिर है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। ये भी एक कुछ मैटर हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में स्टाम्प पेपर नहीं है, फैक्स मशीनें नहीं हैं, टेलीफोन नेट वगैरह के कनेक्शन उतने बढ़िया नहीं है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन जो है बैरियर्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं जाएगा। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स जो है एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी कुछ बैरियर्स हो जाती हैं। ये कहाँ बैरियर्स हैं? ये दो आती हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की वजह से। सुपीरियर क्यों नहीं कम्युनिकेट करते हैं या सबऑर्डिनेट क्यों नहीं करते हैं? मैनेजर्स क्यों नहीं कम्युनिकेट करता है? सबसे पहले फियर टू चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, कि आपके असिस्टेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि आप ऊपर मैनेजमेंट तक ये आइडिया या ये सजेशन पहुंचा दीजिए। लेकिन बहुत बार ये देखा गया कि मैनेजर उस बात पर को आगे नहीं लेके जाता। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि हर बार इसकी कंप्लेंट, सजेशन या इसकी जो काबिलियत है कहीं ऊपर वाले लेवल को ना पता चल जाए और मेरी पोजीशन पर कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये सिंपल है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कई बार सुपीरियर इसलिए भी नहीं रिएक्ट करता है सबऑर्डिनेट के आइडिया पर, वो मानता ही नहीं है कि उनको कुछ ज़्यादा पता होगा या नॉलेज होगा, तो वो सुन लेता है लेकिन उस आइडिया को आगे नहीं लेता। तो दो बार एक सुपीरियर जो है वो आपकी बात को आगे नहीं लेके जाता। या तो उन इन्फॉर्मेशन से आगे पहुंचने से उसको अपनी अथॉरिटी का डर है या उसको आप में भरोसा नहीं है, या तो वो आपको अपने से सुपीरियर मान रहा है, अच्छा मान रहा है काम में, इसलिए बात नहीं बताएगा, या फिर वो आपको कुछ अच्छा नहीं मान रहा है इसलिए नहीं। दो रीज़न होती हैं सबऑर्डिनेट के पास कि वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट है, आप उसको कोई प्रॉपर इनकरेजमेंट नहीं मिलता है, कुछ उसको लगता है कि अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो हो सकता है उसके अगेंस्ट ही ये चीज़ चली जाए। बहुत बार हम इसलिए कंप्लेंट नहीं करते थे टीचर्स की कि हमें लग रहा है कि फिर वो हमसे चिढ़ने ना लग जाए। अनविलिंगनेस जो होती है सबऑर्डिनेट्स में वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद होती है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अच्छा, इस तरीके का तो कुछ गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी ने बार बार अच्छे आइडियाज़ दिए, सजेशन दिए, लेकिन आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे हो, मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका भी रीज़न होता है कि कम्युनिकेशन जो है कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी हुई बैरियर्स। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसका एक रिजल्ट ही है, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन एफिशिएंसी कि हम अपने आइडियाज़ को सिर्फ ट्रांसफ़र ना करें, सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करें। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी रीज़न आएगी कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा रिसीवर है उसकी नीड्स का, उसकी लैंग्वेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी अच्छे हम स्पीकर बोलते हैं, अच्छे नेता बोलते हैं, वो जहाँ जाएंगे वहीं की भाषा में उनके लोगों के तरीके से ही बात करते दिखाई देंगे। ये अच्छे स्पीकर की पहली क्वालिटी है, वो नीड्स ऑफ रिसीवर को ध्यान रखेगा। दूसरी चीज़ है आपका आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, उस पर आपने सही तरीके से होमवर्क कर लिया हो, ये बहुत ज़रूरी है। एक है कि टेक्निकल जार्गन्स के यूज़ करने से बचना चाहिए, जो हमने पढ़ा सिमेंटिक में, जितना टेक्निकल जार्गन्स के यूज़ करेंगे उससे भी हमारे जो इफेक्टिवनेस है वो कंपैरेटिवली कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से लिंक करता हो, कि हम आपकी बात सुने क्यों। आप अब ये लेक्चर देख रहे हो, ये आपके कुछ काम आने वाला है तभी देखोगे, नहीं तो कितना ही देखा जाएगा। तो बात है कि कम्युनिकेशन वही कामयाब होगा जिसका आपके प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लिंक होगा। फॉलो अप कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन करके रुक नहीं जाना, आपको लगातार फॉलो करते रहना चाहिए, फॉलो अप लेते रहना चाहिए कि इसमें को किस तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है।
उसके बाद है बी ए गुड लिसनर, जितना अच्छा आप सुनते हो उतना ही अच्छा बोल पाते हो। तो ये हमारा हुआ डायरेक्टिंग का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है आज कंप्लीट हो रहा है। अब हम करते हैं इसकी केस स्टडीज़। तो अब शुरू कर रहे हैं डायरेक्टिंग की केस स्टडीज़। फर्स्ट केस स्टडी है, उसका क्वेश्चन पहले पढ़ रही हूँ। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़। इंसेंटिव हमने कहाँ पढ़े हैं? इंसेंटिव थे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। एंड एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी के, कैटेगरी दो ही हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कह लीजिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। जिस भी कैटेगरी का फर्स्ट आंसर होगा उसी के दो और बताने। देखिए, आयशा लिमिटेड assured their employees that in spite of recession no worker will be retrenched from the job। retrenched है उनको निकाल देना, छटनी करना जिसको बोलते हैं। तो किसी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा। सिंपल बात है जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी किस में आता है? नॉन फाइनेंशियल में। नॉन फाइनेंशियल के ही दो और बताने हैं। तो नॉन फाइनेंशियल के एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट हो गया, क्लाइमेट की बात हो गई, एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन की बात हो गई। उसके बाद है सेकेंड केस स्टडी है, ब्लू बर्ड्स लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एम्प्लॉय इशू ऑफ शेयर एट प्राइस विच इज़ लेस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम पर उनको दे रहे हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप में है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी, पे, अलाउंस, बोनस, ये सब इसी कैटेगरी के हो गए। थर्ड केस स्टडी, विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज यूज्ड बाय मैनेजर। एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। हमें देखना कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। सजेस्ट इंसेंटिव सुटेबल फॉर एम्प्लॉयज़ ऑपरेटिंग एट लोअर लेवल। देखिए, लोअर लेवल के लिए कौन सा इंसेंटिव ठीक रहता है? मॉनेटरी। और जो हायर लेवल है उसके लिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, स्टेटस, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, वो ज़्यादा काम करते हैं। केस स्टडी है, ABC Limited is not able to achieve its objective on analyzing. They found that employees were not given their best, so he decided to announce an incentive plan which offers various incentives to employees workers at different level for achieving their target। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये कह रहे हैं which element of directing is used by management। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसने कौन सा नहीं एलिमेंट इसमें मिसिंग आ रहा है। मोटिवेशन की बात आ रही है जो उसने नहीं करा। तो वहाँ पर कह रहे हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए ABC लिमिटेड नॉट एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑन एनालाइजिंग दे फाउंड एम्प्लॉयज़ आर नॉट गिवन देयर बेस्ट, सो ही डिसाइडेड टू अनाउंस एन इंसेंटिव प्लान विच ऑफर वेरियस इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज़। तो काम किस पर होगा? मोटिवेशन पर होने वाला है, जो अभी तक दिया नहीं गया था। तो मैं कौन सा यूज़ करना है? मोटिवेशन है इसके लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं इंसेंटिव ऑपरेटिव, ये तो हमारा हो गया लोअर लेवल के लिए फिनेंशियल और हायर लेवल के लिए नॉन मॉनेटरी हो जाएगा। फोर्थ केस स्टडी है, क्वेश्चन है नेम द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोड बाय मिस्टर जॉन, स्टेट द अदर टू पैटर्न। देखिए, पैटर्न वाला जो है वो अब सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये केस स्टडी मैं छोड़ रही हूँ। फिफ्थ, इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी है, ये है नेम विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दो ही हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए केस स्टडी में कौन सा कम्युनिकेशन है। अमित एंड मिकी आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वन डे एट लंच टाइम मिकी इन्फॉर्म्ड अमित दैट ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन सम पीपल आर गोइंग टू बी रिट्रेंच्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वन डे एट लंच टाइम, कोई ऑफिशियल मोड नहीं हुआ ये कम्युनिकेशन का, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, वो अनऑफिशियल पैटर्न पे जब कम्युनिकेशन चल रहा है ये इनफॉर्मल जाएगा। और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? इस कम्युनिकेशन का एक और नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जैसे अंगूर की बेल है, बिल्कुल वैसे कहीं कहीं जा रहा है वो। इस कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशंस है र्यूमर फैलते हैं बहुत ज़्यादा, और इसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें इनफॉर्मल आएगा और इसकी लिमिटेशन आनी है। उसके बाद है सेवन्थ केस स्टडी। सेवन्थ केस स्टडी में है इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, गिव रीज़न। कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस हमने कर लिया जो हमने इसमें करी, सेंडर से लेकर आगे जो पीछे टॉपिक हुआ। यू आर वर्किंग एट मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
Your superior at top level management personnel sent a message for you which is received and well understood. Is the communication process is complete? नहीं, देखो मैसेज भेजा, आपने रिसीव किया और आपको समझ भी आ गया, अभी कुछ रह गया है, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर आता है फीडबैक। फीडबैक वाली जो स्टेज है वो नहीं हुई है, तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में वो स्टेप रहता है। 8th केस स्टडी है, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच एक्ट एज ए कम्युनिकेशन बैरियर। फैक्टर बताना है जो कम्युनिकेशन बैरियर्स के तौर पे काम करता है। राकेश इज़ वर्किंग अंडर हिज सुपीरियर नीरज। ही ऑलवेज कम्युनिकेट्स यूजफुल आइडियाज़ एंड सजेशन टू हिज सुपीरियर रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, improvement in the product. Neeraj implement his suggestion and has always found favorable result, but he never appreciates Rakesh for his suggestion. Now Rakesh decided not to communicate any suggestion. देखिए किसने डिसाइड किया? ये सबॉर्डिनेट ने डिसाइड किया। पर्सनल के लेवल पर हो रहा है, तो बैरियर्स कौन सी है? पर्सनल बैरियर है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको उसके कम्युनिकेशन की वजह से, सजेशन की वजह से फ़ायदा भी हो रहा है, स्टिल आप उसको अप्रेज नहीं कर रहे हो, वहाँ पर उसको कोई इंकरेजमेंट नहीं दे रहे हो, तो ये जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। तो जब सबॉर्डिनेट होते हैं ना, तो वो दो ही तरीके से मोटिवेशन करना छोड़ रहे हैं। कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं हो या उनको खुद अपने लिए ये हो कि कम्युनिकेशन करने से कहीं उनकी पोजीशन पर कोई फ़र्क ना आ जाए, अपने लिए कोई चैलेंज नहीं हो। 9th केस स्टडी है, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच एक्ट एज ए कम्युनिकेशन बैरियर। Ankur is working as a production manager in an organization. His subordinate Saurabh discussed with a method of production which will reduce the cost of production, but due to some domestic problem and Ankur's mind being preoccupied, he is not in a position to understand the message. Saurabh got disappointed by this. Identify the factor which acts as a communication barrier. तो उसके दिमाग में पहले ही कुछ चल रहा है, इसलिए वो बातें नहीं समझ पा रहा है। तो साइकोलॉजिकल है, किसके लेवल पर दिक्कतें आ रही हैं, और वहाँ पर है लैक ऑफ अटेंशन। साइकोलॉजिकल बैरियर में ही है ये कि आपका ध्यान नहीं है, भूल गए, पुअर अटेंशन वाली बात हो गई, डिस्ट्रेस वाली, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर जाएगी कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट केस स्टडी है, नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू रजत। केस स्टडी है, रजत ए सेल्स मैनेजर अचीव्ड हिज टारगेट्स achieve his sales target 1 month in advance. This achievement as displayed on notice board. आपकी अचीवमेंट को नोटिस बोर्ड पर आ रही हैं। CEO ऑफ द कंपनी है, उन्होंने अवार्ड दिया फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस टू हिम, यानी कि दे आर रिकग्नाइजिंग। तो ये इंसेंटिव जाता है रिकग्निशन में, नॉन मॉनेटरी नेचर का रहेगा। नेक्स्ट केस स्टडी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन हाईलाइटेड इन द अबव केस। विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज फॉलोड बाय द मैनेजर। A behavior study was done and total of 100 employees of an organization, Group A, were appreciated by the manager for their work and initiative for the new idea. All these employees were given option of flexible working hours and were paid wages at a higher piece rate. On the other hand, Group B was criticized for the poor performance. Their increment were stopped and they were paid wages at a lower piece rate. Identify and explain the feature of motivation highlighted in the above case. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है नए आइडियाज़ के लिए, दूसरे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। मोटिवेशन की फीचर है, इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे दोनों चल सकता है मोटिवेशन, जब हम किसी को पॉजिटिवली इनकरेज कर रहे हैं, उसको अवार्ड दे रहे हैं, रिकग्निशन दे रहे हैं अच्छे काम के लिए, और जब हम उसके फियर फैक्टर को एक तरीके से जो है वो हम उसको टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर हो गया नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। अब इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ फॉलोड बाय मैनेजर। तो यहाँ पर है कि लीडरशिप जो है वो किस तरीके की है, ऑटोक्रेटिक, क्योंकि वहाँ पर वो ये मान रहा है कि जो भी है ये अजम्पशन पर काम कर रहा है कि सबॉर्डिनेट्स जो है उनको डिसीजन मेकिंग की नहीं, उनको सिर्फ फॉलो ही करना चाहिए जैसे उनसे कहा गया है, नहीं तो फिर मैनेजमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी है, एट व्हाट पोस्ट डज मिस्टर क्षितिज वर्क इन द कंपनी। ठीक है, इन ए कंपनी मिस्टर क्षितिज ऑलवेज एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर
एंड ब्रिंग वर्कर्स प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ सुपरविज़न का काम हो रहा है, सीधे सीधे यही है। और वो किस पोस्ट पर काम कर रहे होंगे? सुपरवाइज़र के तौर पर। नेक्स्ट केस स्टडी है आइडेंटिफाई विच इंसेंटिव इज़ बीइंग गिवन टू हर। कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की टाइप में से ही आंसर आएगा। है प्राची इज़ वर्किंग इन एन MNC। शी हैज़ बीन गिवन एन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन अमाउंट लेस देन द मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस एज एन इंसेंटिव। ये हो चुका है सर, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन वाली चीज़ आ जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट केस स्टडी आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग which become ineffective due to the behavior of manager. Also explain the factor which led to their such behavior. Mr. Snigdha, Miss Snigdha, production manager and Mr. Sarthak, marketing manager of an electronic company are not on talking terms with each other because of they do not transfer complete information to each other. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट का कौन सा डायरेक्टिंग है? बात ही नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन की बात आ जाएगी बिकॉज इट्स इनइफेक्टिव जो वो बन गया। और उसका फैक्टर बताइए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो डिस्ट्रस्ट हो सकता है किसी की वजह से उनका कम्युनिकेशन वो टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं है, एक दूसरे पर नहीं भरोसा कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रेस्ड आएगा। और लास्ट केस स्टडी हम कर रहे हैं by quoting the line from the above para identify the needs of Huma which she is able to fulfill. Also explain to other needs of Huma followed by the above case. मैस्लो नीड हिरार्की में थ्योरी में याद करिए 5 की नीड है हमारी, फिजियोलॉजिकल है, फिर उसके बाद सेफ्टी है, फिर सोशल है, एस्टीम है और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Huma is working in a company on a permanent basis. As per job agreement she had to work for 8 hours a day and was free to work overtime. Huma worked overtime due to which she fell ill and had to take leave from her work. No one showed concern and inquired about her health. She realized that she was fulfilling only some of her needs while some other needs still remained to be fulfilled. By quoting the lines from the above para, identify the needs. तो देखो उसकी कौन कौन सी needs जो हैं which she is able to fulfill. फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, परमानेंट बेसिस पर काम कर रहे हैं और ओवर टाइम भी उसने किया है और उसको जॉब में सेफ्टी है, वो जब चाहे छोड़ सकते हैं, तो परमानेंट जॉब है और सैलरी सही है। फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स हैं। लेकिन इसके बाद की जो नीड्स अनसेटिस्फाइड रह गई, एफिलिएशन नीड्स जो होती हैं, और उसके बाद एस्टीम नीड्स हैं कि कोई अफेक्शन बिलोंगिंगनेस वो फील नहीं करती अपने बीमार होने पर और कोई ऑटोनॉमी स्टेटस नहीं है। तो ये हमारी डायरेक्टिंग की केस स्टडीज़ हुई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।